हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में और साथ में पार्श्विक विस्थापन पढ़ेंगे और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझा था, एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। चलो, तो जो लोग पिछला लेक्चर देखे हैं उनको सघन माध्यम विरल माध्यम एकदम पता होगा, और जो लोग नहीं देखे थोड़ा सा जल्दी हम बता देते हैं, जो लोग देखे उनका रिवीजन भी हो जाएगा। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है प्रकाश की चाल पर। अगर दो माध्यम है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो जल है, ठीक है, और हमारे पास मान लो कांच है, ये दो माध्यम है। और इन दोनों माध्यमों, याद रखना, दो माध्यम होंगे तो ही तय होगा, क्योंकि एक दूसरे की तुलना करनी होती है हमें, ठीक है। तो मान लो कि ये जल है और ये कांच है, मान लो कि ये जल ही कांच ही है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि किसमें, मतलब किसको बोलेंगे सघन माध्यम और किसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और किसमें कम होगी। तो सबको पता है कि जल में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी इसमें ज़्यादा होता है 25,000। सो इसमें होता है ज़्यादा, तो जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसमें कम होती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। आई बात समझ में? तो इन दोनों की तुलना में जल जो है विरल माध्यम और कांच जो है सघन माध्यम है। आई बात समझ में? तो दो माध्यमों की तुलना में, किन्हीं दो माध्यमों की तुलना में जिसमें ज़्यादा होगा प्रकाश का चाल वो विरल माध्यम, जिसमें कम होगा वो सघन माध्यम। चलो, फील आ गया, और अच्छे से फील लाना है। नहीं देखे हो पिछला लेक्चर तो जाकर देख लो। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज़ हम ये समझते हैं, ये बड़ा पूछा जा रहा है आजकल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो है पानी ले लिया हमने, जल ले लिया, और ये जल का मान लो ऊपरी सतह है। मान लो एक किरण तिरछे रूप से ही आपतित होनी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई किरण, पहले यहीं समझ लेते हैं फिर उसको समझते हैं। ये मान लो जल है और ये जल का ऊपरी सतह है। ऊपरी सतह, जो जल का ऊपरी सतह होता है ना, उसको हम बराबर बना दिया, ठीक है। मान लो कि कोई आपतित किरण एकदम तिरछे बोल रहे हैं, एकदम लंबवत, तिरछे रूप से ना आपतित होकर एकदम सीधे आ जाए, लंबवत आ जाए, तो याद रखिएगा ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर, आई, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ ये कहानी नहीं होगी, सबको पता है, यहाँ हमें अभिलंब खींचना होगा। और अब ये देखो, हवा से, मान लो ये हवा है, ये जल है, ये हवा है और ये जल है। प्रकाश की किरण हवा से जल में आ रही है। हवा से कहाँ आ रही है? जल में आ रही है। तो जब माध्यम चेंज होता है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब की ओर आती है। और यही कॉन्सेप्ट समझना है कि कब अभिलंब से दूर भागेगी और कब अभिलंब की ओर आएगी। कब उस तरफ भागेगी, अभिलंब से दूर जाएगी, इस तरफ उधर से भागेगी, और कब अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर चिपक जाएगी। कब होगा यह डिपेंड करता है ये मीडियम पर, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण, देखो ये हवा है, ये जल है, ये हवा है, ये जल है, तो क्या कहोगे कि सर हवा है तो इसमें ज़्यादा होगा जल की तुलना में, तो इसको बोलेंगे विरल। जिसमें ज़्यादा उसको बोल देंगे विरल, और चूंकि ये कम है इसमें हवा की तुलना में, तो इसको बोलेंगे सघन। आई बात समझ में? तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, यानी विरल मतलब जिसमें एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है, मस्ती में, और जाके सघन में घुस जाए, जिसमें प्रकाश का चाल कम हो जाए, तो जैसे ही प्रकाश का चाल कम होगा, सघन में जाएगा, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, इस तरह। देखो, जाना ऐसे था, देखो ऐसे सीधा, देखो ऐसे इनसे सोचो, यानी मान लो यहाँ से हमने स्केल लगा दिया और यहाँ से अगर सीधा खींचोगे तो इस तरह भागेगा, अभिलंब की ओर भागता है, अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। याद रहेगा। यानी जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करे, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर एकदम सीधा डाल दोगे तो झुकेगी नहीं, सीधे निकल जाएगी, ठीक है।
ये तिरछा रूप से डालेंगे। तो आओ और चेक करते हैं, और चेक करते हैं। चलो मान लो कि एक किरण है जो कांच से जा रही है। मान लो ये कांच की सिल्ली है और कांच की सिल्ली से ये प्रकाश की किरण चली, और अब ये तो हो गया कांच, ये हो गया कांच। और मान लो ये हवा में जा रही है, ये हवा है, ये बाहर जो है क्या है, हवा है। यहाँ से अभिलंब खींच लो, अभिलंब का बड़ा रोल है परिवर्तन और अपवर्तन दोनों में। अब देखो कांच हवा, आप बता दो कि कांच क्या होगा हवा की तुलना में। सर हवा में ज़्यादा होता है तो कांच हो जाएगा सघन, और हवा में ज़्यादा होता है तो ये हो जाएगा विरल। आई बात समझ में? तो अब उल्टा हो रहा है, देखो सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो जैसे ही सघन से विरल में जाएगा एकदम बिंदास होकर चलेगा, यानी कि क्या कर जाएगा, अविलंब से दूर भाग जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो अविलंब से दूर भागेगा इस तरह से। देखो जाना था उसको ऐसे, चल गया उधर, अविलंब से दूर भाग गया। आई बात समझ में? तो क्या कॉन्सेप्ट समझा हमने कि यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तिरछे रूप से, तो यदि विरल से सघन में जाए, यदि विरल से सघन में जाए तो विलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि सघन में आते ही प्रकाश का चाल कम होगा तो इसे झुक जाएगा, और विरल में जाते ही प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा तो भाग जाएगा, एकदम बेचैनी में चलेगा तो और उधर भाग जाएगा। आ रहा बात समझ में? आ रहा होगा? हाँ सर आ रहा है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, बात आई समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। मिटा दे इसको, मिटा दे। अब देखो, अब समझना हम लोगों को पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? जैसे मान लो कि यहाँ एक हम कांच की सिल्ली ले रहे हैं, ठीक है, कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली समझ में आ रहा है, यानी मोटा कांच, एक मोटा कांच ले लिया हमने, ठीक है। और मान लो यहाँ तिरछे रूप से एक प्रकाश की किरण को हमने डाल दिया, यहाँ से विलंब खींच लो। सबको पता है कि सर अगर ये कांच है और यदि यह हवा है तो विरल से सघन में जा रहा है, तो कहानी क्या बनेगी? कहानी यह बनेगी कि यह विलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे झुक गया, जाना था उसको ऐसे लेकिन अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है। जरा देखो भाई, कांच से अब हवा में जा रही है वो किरण, कांच को तो इतना चल ली, अब हवा में जा रही है, तो हवा में जाते ही कांच से हवा में जाएगी तो हवा यानी विरल, विरल में जाते ही बेचैनी में, विरल में जाते ही बेचैनी में, याद रखना विरल में जाते ही बेचैनी में प्रकाश, तो क्या होगा, विरल में जा रही बेचैनी में दूर भागेगा, तो यानी कि इस तरह हो जाएगा। अरे बात समझ में सबको? इस तरह जो है क्या कर जाएगा, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही कर दिया क्या हमने, ये जो है इस तरह हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। अब जरा ध्यान दो कि प्रकाश की किरण को चलना ही से था, लो डो 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 डो। अब प्रकाश की किरण जा कैसे रही है, देखो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। जरा गौर से देखो सब लोग इस बात को, जरा गौर से देखो इस बात को। पहले हवा में ये ऐसे जा रही थी, अगर ये कांच के सिल्ली नहीं होता, ध्यान देना, अगर कांच की सिल्ली नहीं होती तो ये किरण कैसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन बीच में कांच की सिल्ली पड़ने के कारण अब ये ऐसे जा रही है। आ रहा समझ में? यानी ये देख रहे हो, यहां से जाना था इसको और अब ये इसका विस्थापन हो गया। आ रहा समझ में? अरे भाई मार्कर यहां है, रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, मार्कर यहाँ है, उठाकर हमने यहाँ रख दिया तो क्या बोलेंगे कि मार्कर का विस्थापन हो गया। हमको यहाँ से कोनो यहाँ उठा के रख दे तो क्या कहेगा कि वहाँ से वहाँ हमारा विस्थापन हो गया। आई बात समझ में? ये बोर्ड उखाड़ के मान लो आपके घर पहुँचा दे तो क्या होगा, कहेंगे कि बोर्ड का विस्थापन हो गया, आपके घर इतना। तो यहाँ से किरण को जाना था और किरण अब यहाँ से जा रही है, सेम एकदम समानांतर ही जा रही है, समझ पा रहे ना, समानांतर ही जा रही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और ये जितना विस्थापन होता है यानी इसके बीच की जो दूरी है
इसके बीच की जो दूरी है ये वाला, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये जितना विस्थापित हुआ है, यानी यहाँ से जा रहा, यहाँ से किरण जा रही थी और यहाँ आ गई, इसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। आई बात समझ में? हाँ सर आई। विस्थापन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ जाना था, यहाँ से जा रही है अब किरण, तो ये बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। फील आ गया सबको? तो सर डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसको भी चाहो तो डॉट 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 से बढ़ा सकते हो आप लोग, अच्छा से सीधा से एकदम। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, इस तरह से बढ़ा सकते हो। आओ चेक करते इस बात को कि क्या होगा। देखो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये होती है निर्गत किरण। इसको बोलते हैं हम, लिख दें, लिख दे किधरो, चलो भाई लिख देते हैं, आपतित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण। दिख रहा है सबको? छोटा छोटा लिख रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। छोड़ो इस बात को, अरे भाई पता है सबको, क्या लिखकर एकदम झंझट में फंसा दें आपको। ये होगी आपतित किरण। तो ये देखो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो ये आपतित, ये निर्गत, ये आपतित, ये निर्गत। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे डिफिनेशन में, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, यानी जो निकल जाएगी, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। स्क्रीनशॉट खटाखट ले लो सब लोग, फटाफट ले लो भाई, खटाखट, खटाक से लोग दम ले लिया, हटा दें, चलो। अब देखो, अब बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? आप सभी को पता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम हवा में, और समझ में, उसके बाद जल में कह सकते हैं हम लोग 2,25,000, उसके बाद कह सकते हैं कांच में कितना होता है 2 लाख। तो ऐसे करके अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। चलो बात समझ में आ रही है। अपवर्तनांक क्या है? तो देखो, हर एक माध्यम की तुलना जो है किससे की गई? निर्वात के चाल से। कि निर्वात, चूंकि निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो ये देखा गया कि निर्वात जो है इस माध्यम की तुलना में कितना ज़्यादा है। या कह सकते हो कि निर्वात की तुलना में इस माध्यम में, जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक चाहिए, उसमें प्रकाश की चाल कितनी गुनी कम है, क्योंकि कम ही होगा। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है भाई, कितनी बार बताएं आप लोगों को। चलो आओ सीधे डिफिनेशन पर आते हैं। अपवर्तनांक क्या कहता है? तो देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसा समझो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में, जिस माध्यम का चाहिए हमें, तथा माध्यम, ये में है सर, माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी लिख सकते हैं हम कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक रहेगा, तथा किसी माध्यम में
प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का, यानी जिस माध्यम के लिए हम चल रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं फील है आपको? मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसा समझो, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। आई बात समझ में सबको? ये हो गया अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में, जिस माध्यम का चाहिए हमें अपवर्तनांक, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। इसे एक चीज समझो कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ नीचे वाला कम ही होगा। अगर यदि ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है तो स्पष्ट है कि सभी माध्यमों का अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा ही होगा। हाँ सर, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। अरे बस, अरे भाई ऊपर मान लो 10 और नीचे दे दिए 7 तो क्या आएगा? बड़ा ही ना आएगा। हाँ सर बड़ा आएगा। सिंपल सा मैथ है यह। तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। डिफिनेशन नोट कर लो सब लोग, नोट कर लो। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है यह। कर लिया सब लोग? याद रहेगा सबको? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हाँ, इसको संकेत में कैसे लिख सकते हैं आप लोग? आओ चेक करते हैं। ये तो लंबे चौड़े भाषा में हो गया ना, इसको संकेत में कैसे लिखेंगे? अपवर्तनांक को बोलते हैं हम लोग म्यू, या एन भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, या एन ही लिख लो आप लोग, जो लिखना है लिख लो, एन लिख लो। एन बराबर, एन यहाँ पर अपवर्तनांक है, एन यहाँ पर क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? सी बट्टा सी एम। सर सी बट्टा सी एम, सी एम चीफ मिनिस्टर? अरे नहीं भाई, सी एम सेंटीमीटर। अरे यार तू लोग भी ना का सोच लेता है। देखो एन यानी अपवर्तनांक, एन अपवर्तनांक को हम एन कहेंगे या म्यू। ये क्या है? म्यू है। याद रहेगा सबको? चलो तो इससे भी सूचित करते हैं, तो एन लिखो या म्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन बराबर हो जाएगा सी बटा सी एम। सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। याद रखिएगा, सी फिजिक्स में सी मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और सी एम मतलब वह माध्यम में प्रकाश की चाल। सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और सी एम मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो या वो लिखो या ये लिखो, नीचे ये भी लिख लेना आप लोग। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके नोट करते रहो, एकदम बढ़िया होगा। चलो मिटाते हैं इसका, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल होगा कि सर किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप चाल याद करके निकाल भी सकते हो, चाहो तो निकाला जाए। 1-2 निकाला जाए भाई? हाँ सर निकाला जाए। आओ, किसका निकाला जाए? सर जल का। चलो, जल का अपवर्तनांक निकालना सीख लो। जनरली याद रखना, आप लोग बार बार निकालोगे, याद रखना। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक क्या होगा? किसी भी का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ऊपर फिक्स है कि निर्वात में प्रकाश की चाल रखना है हमें। अब बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कौन लिया हमने? जल। हमें जल का चाहिए तो भाई जले का रखेंगे। हमें यहाँ पर कांच का चाहिए तो कांच का रखेंगे, हीरा का चाहिए तो हीरा का रखेंगे, तारपीन का चाहिए तो तारपीन का रखेंगे, जल का चाहिए हमको तो क्या लिखेंगे? जल। जल में प्रकाश की चाल। आओ समझते हैं। चलो भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल सबको याद है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर देते तो यहाँ 5 होता, पता है ना सबको। चलो, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो होती है 2.25
2,25,000, ठीक है। 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चेक करो, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 3/2.25। दशमलव उड़ा दो, डबल जीरो जाएगा, सबको पता ही है। अब यहाँ कटाओ तो सब लोग देखो क्या हो रहा है इसका। 25 से ट्राई कर लो। 25 से ये कितना चला जाएगा और ये कितना चला जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो हमारी उम्मीद से 25 से ये जाएगा 9 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा? 25 एकम 25, ठीक है। और कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा यहाँ पर, तो 0, तो 25 दूने 50 यानी 12 बार में चला जाएगा। तो 12/9 फिर कटा लो भाई। 3 चौके 12, 3 के 9 यानी 4/3 होगा। जल का अपर्तनांक कितना होगा? 4/3। इसको दशमलव में चेंज कर सकते हो आप लोग। 3 से भाग दे दो 4 में, तो 3 एकम 3। सर पहले ही पॉइंट ले रहे हो। यहाँ देखो ये हो गया, माइनस करेंगे तो अब दशमलव लेंगे तो दशमलव क्या कहता है? एक बार में 1 0, 3 के 9, फिर 1, फिर 0 ले सकते हैं, 3 के 9 यानी 3 3 3 दूर आता जाएगा, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1.33। आई बात समझ में सबको? 2 अंकों तक काफ़ी है वो। तो इस तरह से आप ये याद रखोगे कि जल का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33। क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट, लेना है तो ले लिया। कांच का निकाला जाए, आओ यहाँ चेंज कर देते हैं। अब हम निकालते हैं कांच का अपर्तनांक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कांच। यहाँ क्या हो जाएगा? कांच। ये कहानी पूरी मिटा दो। अरे भाई ऊपर तो निर्वात फिक्स है, वो फिक्स है कि हम वही रहेगा, नीचे खाली माध्यम चेंज होता जाएगा जिसका निकालोगे। निर्वात में प्रकाश की चल क्या होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चल क्या होती है? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसने इसका गर्दन, इसने इसका गर्दन काट दिया। कितना हो गया? 3/2। इसको दशमलव में चेंज करो, 1.5 यानी कांच का अपर्तनांक कितना होगा? 1.5। आ रही बात समझ में? आ रही है? तो कुछ इंपॉर्टेंट अपर्तनांक आप लोग याद रखोगे। समझ में आ रहा है? चलो कौन कौन से सर? ये इस पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर हम बता रहे हैं। बहुत आसान है, आपको अगर चाल याद है तो ये निकाल सकते हो कभी भी। मिटा दे भाई। चलो कौन कौन से याद करने हैं सबको? देखो आप लोगों को याद करने हैं। हाँ, इधर दे रहे हम माध्यम और इधर दे रहे हैं अपवर्तनांक। बस 5 याद कर लो आप लोग, काफ़ी होगा। एक तो याद कर लो आप लोग निर्वात का, कहीं आपसे पूछ दे। जरा सोचो, निर्वात का निकालने के लिए क्या करोगे? ऊपर निर्वात और निर्वाती का पूछ रहा तो नीचे हूँ निर्वात, ऊपर भी निर्वात नीचे हूँ निर्वात, तो क्या होगा? निर्वात बट्टा निर्वात, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा निर्वात में प्रकाश की चाल खत्म, कितना आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई कि निर्वात का अपर्तनांक कितना होगा? 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 होगा। दूसरा हवा। आपको बताए थे कि हवा में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। अरे बात समझ में? थोड़ा सा कम होता है, तो इसका भी अपर्तनांक लगभग कितना हो जाता है? 1। 1.00 ऐसा कुछ होता है, मैंने लगभग 1 के समान हम मान लेते हैं, तो ये लगभग 1 कहेंगे। तो निर्वात और हवा का अपर्तनांक याद रखोगे कितना होता है? 1 होता है। अब याद रखोगे आप लोग जल का। जल का कितना होता है? अभी हमने जाना 1.33। चौथा याद रखोगे आप लोग कांच का। कांच का अपर्तनांक आप लोग याद रखोगे होता है 1.5। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट हीरा। हीरा का आप लोग याद रखोगे। हीरा का अपर्तनांक क्या होता है? हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपर्तनांक 2.42। बात आ रही समझ में? तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, निर्वात और हवा का 1 और बाकी सब याद कर लोगे। ये हीरा वाला एक थोड़ा सा बढ़िया है, याद कर लोगे, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये तीनों बार बार पूछा जाता है, जल का, कांच का और हीरा का। जल का तो आप निकाल सकते हो, कांच का भी आप निकाल सकते हो, हीरा का भी निकाल सकते हो, चाल याद हो तो। पर आप लोग याद ही रख लेना, सीधे सीधे हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। नोट कर लो सब लोग जल्दी से।